नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रताप आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राहुल प्रताप पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ये जो क्लासेस रहेंगी वो टॉपिक वाइज रहेंगी। हर टॉपिक से मैं जैसे कि एरर के क्वेश्चंस, फर्स्ट टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे। इस टॉपिक से हम लोग नाउन टॉपिक से मैंने 25 क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन पेपर को एग्जाम में जाकर के सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो बेस्ट अप्रोच को और इंप्रूव करने के लिए, अपने अप्रोच को और इंप्रूव करने के लिए और ये चीज जानने के लिए कि किस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है या उसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए मैं आप लिए प्रैक्टिस बैच लेके आया हूं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज एरर्स की। फर्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने है नाउन टॉपिक। ठीक है ना। तो इसमें मैं 25 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और देखेंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। तो ये पहला टॉपिक है नाउन, मेरी पहली क्लास है। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सीट देख पा रहे होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लाके कहीं से भी किसी भी बुक से चिपका दिया गया हो। सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पर मैं पढ़ता हूं इससे पहले। एज वाटर टेम्परेचर राइज द proliferate of predators such as killer whales could have influenced the bowheads to stay put over winter। अब ये इतना लेंथी क्वेश्चन और समझना है कि इसमें क्या एरर है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कॉन्सेप्ट्स का जानना बहुत जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोरिलेशन जानना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस पहले क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने देखते हैं। एज वाटर टेम्परेचर राइज, एज यहां पर ये टाइम को दिखा रहा है। एज का मतलब यहां पर है व्हेन, किसके रूप में दिखाया गया है? व्हेन के रूप में दिखाया गया है कि एज का मतलब यहां पर क्या है? व्हेन। ठीक है ना। ओके, देखेंगे एज को किस रूप में यूज किया गया है? व्हेन के रूप में। व्हेन वाटर टेम्परेचर राइज, जब जो वाटर टेम्परेचर है वो बढ़ता है, द proliferate of predators such as killer whales could have influenced, वो क्या हो सकते हैं? इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। द bowheads to stay put over winter, bowheads to put over winters। put over का मतलब होता है जीत पाना, उससे उभर पाना। ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे, एज वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वाटर टेम्परेचर, द proliferate ऑफ प्रीडेटर्स, तो यहां देख पा रहे होंगे ये सब्जेक्ट है ना। वाटर टेम्परेचर राइज द proliferate ऑफ प्रीडेटर्स। आप देख पा रहे होंगे ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। और ये प्रेपोजिशन किसी नाउन का दूसरे नाउन या किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है। और आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? proliferate होता है वर्ब, किसके रूप में है? वर्ब होता है। और ये क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल का यूज किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है। तो यहां पर वर्ब का यूज नहीं करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। क्लियर है। तो प्रोलिफरेट के स्थान पर हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोलिफरेशन। क्या यूज करेंगे? प्रोलिफरेशन। ठीक है ना। प्रोलिफरेशन क्या होता है? नाउन, यानी कि वृद्धि। समझ पा रहे हैं? क्या बोलते हैं इसे? वृद्धि, बढ़ोतरी। ठीक है ना। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेशन ऑफ प्रीडेटर्स सच एज, किस तरीके के? सच एज किलर व्हेल्स। कैसे? किलर व्हेल्स कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड, could have influenced the bowheads to stay put over winter। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब इतना बड़ा सेंटेंस था, लेकिन हमें केवल ये रिलेशन जानना था इन दोनों के साथ। अगर आपको पता है कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए किया जाता है, जबकि ये क्या है? वर्ब फॉर्म है, तो आप चुटकी बजाते ही पकड़ लेते कि भाई साहब सेंटेंस में ये गलती है। क्लियर है। तो सेंटेंस की लेंथ देख करके या उसके फिगर को देख करके ये ना समझिए कि ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें मैं एरर किस तरीके से पकड़ पाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। अब ये सेंटेंस फिर से बड़ा लेंथी लग रहा होगा। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन किसकी? इंडिया की और चाइना की। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर इस सेंटेंस में चाइना के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस क्या करता है?
रिलेशन बताता है। क्या बताता है भाई? रिलेशन बताता है, या मैं ये बोलूं कि ऑफ का काम करता है। किसका काम करता है? ऑफ का काम करता है। तो चाइना की कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन अलग टाइप की होगी, इंडिया की अलग टाइप की होगी, यानी कि कंडीशन इंडिया की भी तो बात की जा रही है। किसकी कंडीशन की बात की जा रही है? इंडिया की कंडीशन की भी बात की जा रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, इंडियाज कंडीशन, यानी कि यहां क्या बोलना पड़ेगा? इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट। अब ये क्लियरली जो एडवर्ब है वो देख पा रहे होंगे, इंडिकेट वर्ब के लिए आया हुआ है, तो एडवर्ब वर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्लियर है? दैट क्या इंडिकेट करता है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। बोथ द कंट्रीज, जो दोनों ही देश हैं, विल फेस, वो क्या करेंगे? फेस करेंगे, सामना करेंगे। किस चीज का सामना करेंगे? अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। ठीक है ना? जो आगामी समय है उसमें उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ए इज द करेक्ट आंसर, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना था। क्लियर है? तो रिलेशन समझ में आ रहा है ना आपको? इंडियाज कंडीशन, चाइनाज कंडीशन, तो कंडीशन को यहां पर कॉमन रखा गया है। यहां पर देख पा रहे हैं इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन। क्लियर है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली indecent, but I don't understand how he tolerate it. He tolerates it. चलिए देखेंगे his maid servant behavior। अब यहां देख पा रहे होंगे his maid servant behavior। behavior क्या है? नाउन फॉर्म है। क्या फॉर्म है? नाउन फॉर्म है। लेकिन किसकी बात की जा रही है? मेड सर्वेंट के बिहेवियर की बात की जा रही है। जैसे मैं बोलूं रोहित्स बुक, यानी कि रोहित की बुक, बुक ऑफ रोहित, दोनों ही सही है। उसी तरीके से यहां पर बिहेवियर ऑफ मेड सर्वेंट, या मैं ये बोलूं हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत थी। यहां पर क्या लगाना चाहिए था? एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए था। मेड सर्वेंट्स बिहेवियर इज अनडाउटेडली इंडिसेंट। इंडिसेंट क्या है? एडजेक्टिव है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अनडाउटेडली एडवर्ब है, जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। क्लियर है? बट लेकिन यहां पे कंट्रास्ट शो कर रहा है। ये जो कंजक्शन है बट, वो एंड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड जोड़ने का काम करता है, हालांकि बट भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन कंट्रास्ट शो करता है। क्या शो करता है? विरोधाभास। मतलब अगर पहले सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात की गई है, अगले वाले में पॉजिटिव बात की जाएगी, या पहले में पॉजिटिव की गई है, दूसरे में नेगेटिव बात की जाएगी। ठीक है ना? बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, हाउ ही टॉलरेट्स इट। अब उसकी बात की जा रही है ना, जो उसका मालिक है, कि भाई उसे टॉलरेट कैसे करता है? उसे नहीं करना चाहिए, कैसे टॉलरेट कर पाता है? तो ये पॉजिटिव बात की गई। ठीक है ना? डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। अब देख पा रहे हैं ही क्या है? सब्जेक्ट है, टॉलरेट वर्ब है, एस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, इट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। किसका ऑब्जेक्ट है? इट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ये मुझे बताइए आप लोग, इट प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? चलिए, तो ये यूज किया गया है सर बिहेवियर के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? बिहेवियर के लिए इट प्रोनाउन का यहां पर यूज किया गया है। क्लियर है? तो एरर कहां था? फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ए में एरर था, तो ये आंसर हो गया। एपोस्ट्रोफी एस का यहां पर हमें यूज करना था। मैंने और चीजें कहां डिस्कस की? मैंने डिस्कस किया ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब, यानी कि ये प्लेस अपनी जगह पर परफेक्ट है, बट कंट्रास्ट दिखाता है। डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। हाउ ही टॉलरेट्स इट। हाउ क्या दिखा रहा है? मैनर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? मैनर दिखा रहा है, तरीका, जो उसका मैनर है उसको दिखा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी आपसे किसी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ आने वाले दूसरा जो वर्ड है उसके साथ कोरिलेशन समझना है हमें। क्या समझना है? कोरिलेशन समझना है, उनका इंप्लीमेंटेशन समझना है कि हमने इंप्लीमेंट कैसे किया हुआ है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट नोन लीडर among them were महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अब यहां पर देख पा रहे होंगे द बेस्ट नोन लीडर among them were। शुरुआत तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहां पर देख पा रहे होंगे द बेस्ट नोन लीडर among them, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, प्रेपोजिशन among का यूज किया गया है उनमें से। लेकिन यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि लीडर सिंगुलर रहना चाहिए या प्लूरल रहना चाहिए। लेकिन आगे क्या बोला गया है? वर
महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। इट मींस, इसका मतलब यह है कि जो बेस्ट नोन लीडर है वो एक की बात नहीं कही गई है, तीन की बात कही गई है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा लीडर की जगह पर? लीडर्स। क्या यूज करेंगे हम लोग? द बेस्ट नोन लीडर्स अमंग देम, और भी ज्यादा रहे होंगे, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनमें से इन तीन के नाम लिए गए, तो यहां पर हमने क्या यूज किया? लीडर्स का यूज किया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? हमें सेंटेंस के सेंस को समझना है, उसके साथ इंप्लीमेंट की गई उस जनरल फॉर्म को समझना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है या किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। क्लियर है? तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। द बर्गलर, जो घुसपैठिया है, स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज इन द लॉकर। इन द लॉकर। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो बर्गलर है, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी। पहले मैं समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर द बर्गलर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये डूअर है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर है? स्टोल V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। हम समझ में आ रहा है कि ये वर्ब हमें बता रही है सेकंड फॉर्म कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है भाई? पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है? ऑल द मनी, अब ये स्टोल का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द मनी इन द हाउस, बट अब कंट्रास्ट शो करेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। पहले जो बात की गई है कि सारी चीजें उसने चुरा ली, लेकिन हुआ क्या? क्या चोरी नहीं कर पाया? सरप्राइजिंगली एडवर्ब है, ठीक है ना, जो पूरे आगे वाले क्लॉज को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। अब आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड लिखा हुआ है ज्वेलरीज। क्या लिखा हुआ है? ज्वेलरीज। बस वही गलती है इसमें, वही क्या है? गलती है। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरीज नहीं होता, क्या वर्ड होता है? ज्वेलरी। अब समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, आभूषण जिसे बोलते हैं, ये ऑर्नामेंट्स सभी मिलकर किसका काम करते हैं? ज्वेलरी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भाई? ज्वेलरी का काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये वर्ड होता है ज्वेलरी, कलेक्टिव फॉर्म में होता है, हम इसे ज्वेलरीज नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगा आपका? एरर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, एरर और क्या बना सकता था? मान लीजिए मैं नाउन की जगह अगर ऐसे बोलूं द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस, तो ये स्टोल पास्ट इंडेफिनिट है, और मान लेते हैं कि हम मिस्ड की जगह बुक क्या कर देता? मिस कर देता। क्या कर देता? मिसेज, ऐसे करके, है ना, क्योंकि सिंगुलर है। मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि जो फर्स्ट क्लॉज है बट से पहले वाला, वो मुझे बता रहा है कि ये जो इवेंट है वो पास्ट इवेंट है, पास्ट की घटना है। किसी घटना है? पास्ट की घटना है। तो यहां पर मिस नहीं होगा, मिसेज नहीं होगा, क्या होना चाहिए? मिस्ड होना चाहिए, यानी कि ये करेक्ट दिया हुआ है एकदम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो देखेंगे, owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of the book which the publication was expected before January। अब यहां देख पा रहे होंगे owing to, अच्छा ये जो फ्रेज देख पा रहे होंगे owing to, आई नो कि ज्यादातर बच्चों को पता होगा owing to का मतलब क्या होता है? ड्यू टू, के कारण, owing to, ड्यू टू। ठीक है ना? हिज हैवी एंगेजमेंट, जो उसकी जो बिजीनेस है, वो जो बिजी रहता है, एंगेज रहता है चीजों में, ही कुड नॉट राइट, वो नहीं लिख सका, ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3। अब यहां देख पा रहे हैं 2/3, 2/3 नहीं हो, क्या होगा? 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। जो एक्सपेक्ट किया था, किसने एक्सपेक्ट किया था? पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड। पैसिव वॉइस है भाई, सब ध्यान दीजिएगा। कैसा है वॉइस इसका? पैसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दिस hypocritical
hypocritical politicians. अब देख पा रहे होंगे the issues are very complex. The issues सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर लिंकिंग वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट है भाई, इसका ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ओके ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट, और समस्या क्या है, दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, कि वो प्रतिबद्ध हैं क्या करने के, ऑब्सक्योर करने के, बाय दीज हिपोक्रेटिकल पॉलिटिशियन। आप देख पा रहे होंगे यहां पर दीज का यूज किया गया, किसका यूज किया गया है, दीज का। हिपोक्रेटिकल क्या है, एडजेक्टिव है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, पॉलिटिशियन, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज का यूज किया गया है, जो कि बताता है कि आगे आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहां पॉलिटिशियन नहीं होगा, पॉलिटिशियंस होना चाहिए। क्लियर है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। इस सेंटेंस में फ्रूट एंड वेजिटेबल देख पा रहे होंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो फोकस ये करते हैं कि फ्रूट को प्लूरल में भी फ्रूट रखा जाता है, और क्योंकि डिफरेंट वेजिटेबल की बात चल रही है तो यहां क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स बोलेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। अब यहां देख पा रहे होंगे शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, यानी कि पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस है। जब हम लोग किसी मॉडल ऑक्सिलरी को, किसको, किसी मॉडल ऑक्सिलरी को पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो उसके साथ बी का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा कैन, जैसे मैंने लिखा मे, है ना। अगर इसका पैसिव बनाना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। क्लियर है, तो ऑल्सो बी इंक्लूडेड ये वर्ब है और V3 का यूज किया गया है इन द डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एरोगेंसी में कॉज अ पर्सन टू अंडरस्टिमेट अदर्स टू बिलीव दे आर सुपीरियर एंड बियॉन्ड अप्रोच रिप्रोच, बियॉन्ड रिप्रोच। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एरोगेंसी। अब एक्चुअली एरोगेंसी कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एरोगेंस। क्या होता है, एरोगेंस। एरोगेंस बोलते हैं घमंड, किसको बोलते हैं, घमंड, एरोगेंस, है ना। तो यहां पर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन एरोगेंस का यूज करना था। एरोगेंस मे कॉज अ पर्सन टू अंडरस्टिमेट अदर्स। वो क्या करता है, जब घमंड आ जाता है तो ये कारण बन सकता है किस चीज का, एक व्यक्ति के लिए, टू अंडरस्टिमेट अदर्स, कि वो दूसरों को क्या कर दे, अंडर एस्टिमेट कर दे। टू अंडर एस्टिमेट यहां पर इन्फिनेटिव के फॉर्म में काम कर रहा है। किसके फॉर्म में काम कर रहा है, इन्फिनेटिव है। ये क्या है भाई, इन्फिनेटिव है। क्लियर है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू बिलीव, अब टू बिलीव भी इन्फिनेटिव है, क्या बिलीव करने के लिए। अब इसके पूरे ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा क्लॉज दिया गया है, क्या, दे आर सुपीरियर। वो ये मान ही नहीं पाता, वो ये मान ही नहीं पाता कि मुझसे भी कोई बेहतर हो सकता है, मुझसे भी कोई अच्छा हो सकता है। दे आर सुपीरियर एंड बियॉन्ड रिप्रोच। क्लियर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट है, समझ पा रहे हैं आप इन सारी चीजों को। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो एग्जाम को और एग्जाम की तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए आप लोग कनेक्टेड रहिए और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखेंगे जरा। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, आर्मी पर्सनल। अब यहां पर देखेंगे द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट, मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। अब यहां ये पर्सनल वर्ड लिखा हुआ है, इस पर जरा फोकस कीजिए। ये जो पर्सनल वर्ड लिखा हुआ है इस पर जरा फोकस कीजिए कि ये पर्सनल वर्ड क्या कहता है ना। ओके, देखेंगे द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, जो लंबी दूरी वाली जो ट्रेन है, विच, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब इसका इंसिडेंट, इंसिडेंट
क्या होगा, ट्रेन, ठीक है। विच, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जो कि एग्री करेगा इसके साथ, ये वर्ब विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जो क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो मेन क्लॉज क्या है, ये तो रिलेटिव क्लॉज हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, बी पार्ट रिलेटिव क्लॉज हो गया। अगर मैं समझने की कोशिश करूं, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन वॉज कैरिंग, अब वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। सम आर्मी पर्सनल, अब ये पर्सनल वर्ड ये नहीं है, पर्सनल होता है जिसको हम लोग सैनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं, दैट इज पर्सनल, ठीक है ना, दैट इज पर्सनल। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग इन चीजों को। तो इसमें भी क्या है, नाउन की गलती थी यहां पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखेंगे, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। आप देख पा रहे होंगे यहां पर द यंग मैन फ्रॉम जापान, अब यहां पर फ्रॉम प्रेपोजिशन है, उसकी केवल लोकेशन दिखाई गई है इसके थ्रू, ठीक है ना। द यंग मैन, ओके, द यंग मैन फाउंड द असेंट, अब देख पा रहे हैं किसकी बात चल रही है, माउंटेन की बात चल रही है, यानी कि चढ़ाई की बात चल रही है। तो असेंट का जो स्पेलिंग होगा वो होगा ASCENT, असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। हार्ड गोइंग ये एडजेक्टिव है, क्या है भाई, एडजेक्टिव है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। कोई दिक्कत आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मैंने एग्जाम में पूछे गए हैं और वहां से उठाए हैं ये क्वेश्चंस, और इनके सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रहा हूं वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि उनमें कितनी जो मेहनत लगी होगी, और मैं आप लोगों को कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड, द क्राउड बर्स्ट इनटू अपलॉज बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बट कंजक्शन बार बार बता रहा हूं कि कॉन्ट्रास्ट बताता है, क्या बताता है भाई, कॉन्ट्रास्ट बताता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसके सेंस पर, ठीक है ना। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड, जो फुटबॉल टीम है वो फील्ड पर गई है ना। द क्राउड बर्स्ट इनटू अपलॉज, बर्स्ट इनटू अपलॉज का मतलब होता है बहुत ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना, ठीक है ना। बर्स्ट इनटू अपलॉज, तो भीड़ ने शोर कर दिया, और जैसे करते हैं जिस तरीके से। अब ये तो अच्छी बात है ना, ये कैसी बात होगी, पॉजिटिव होगी, कैसी बात हो गई, पॉजिटिव बात हो गई, है ना। चलिए आगे देखेंगे, बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। अब मुझे बताइए, यहां पर बर्स्ट इनटू अपलॉज यानी कि उन्होंने प्रशंसा की है, शोर शराबा कर रहे हैं उनके लिए, उनके फैंस, बट लेकिन इसके बाद तो उल्टी बात आनी चाहिए, कुछ अलग बात आनी चाहिए, नेगेटिव बात आनी चाहिए। बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, यहां पर चीयर्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अब्यूजेस, गालियां, होता है ना भाई साहब। विराट को बेन स्टोक्स वाली जो कहावत है ना, विराट कोहली। चलिए, तो आप लोग तक सेंस कन्वे हो गया। तो यहां पर ये पॉजिटिव बात नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगी, नेगेटिव बात आएगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 13, अ फ्यू टाइल्स on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. अब यहां देखेंगे, a few tiles on Skylab were the only equipment नहीं सर, equipment only, ऐसा हटा देंगे इसमें से, है ना। वर्ड होता है equipment, इसको प्लूरल नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते हम लोग, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसका रीजन है कि ये अनकाउंटेबल वर्ड है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, और आप लोग जानते होंगे अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, क्लियर है। दैट फेल टू परफॉर्म, वो क्या हो गया, परफॉर्म करने में फेल हो गया, वेल जो अच्छा परफॉर्म करने में ना, इन आउटर स्पेस, क्लियर है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहां पर, द बुक बीइंग रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। देखती पहचान गए होंगे आप लोग एरर को इसमें। द बुक
बीइंग रिटन, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, जो कैसी भाषा में लिखी गई थी। अब यहां पर देख पा रहे होंगे ये जो है पैसिव मोड है। कैसा मूड है? पैसिव मूड है इसका, ठीक है ना। बीइंग रिटन जो लिखी गई थी इन सिंपल लैंग्वेज इज सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन। वो क्या है? सुइटेबल एडजेक्टिव है भाई, ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव, ठीक है ना। इज सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन के लिए कैसी है? सुइटेबल है। एज यहां पर बिकॉज, एज का मतलब बिकॉज, रीजन बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? रीजन, तो ये रीजन क्लॉज है। इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस, नहीं एडवाइस होगा पहली बात तो ये है ना। इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइस, क्लियर है। सी इज द करेक्ट आंसर। प्लूरल को क्या कर देंगे हम लोग? सिंगुलर। दूसरी चीज, एडवाइस वर्ड जो होता है, मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताऊं इसमें अगर, तो एडवाइस जो वर्ड देख पा रहे होगे आप लोग, एडवाइस, ओके, ये है नाउन फॉर्म। एडवाइस क्या है? नाउन फॉर्म है, और ये भी अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल है। यानी कि मैंने आपको 10-12 बातें बताई, 10-12 बातें बताई, वो अच्छी अच्छी बातें क्या होंगी? एडवाइस होगी। क्या होगी भाई मेरी? एडवाइस होगी, क्लियर है। लेकिन 3-4 व्यक्तियों से आपको अलग अलग एडवाइस मिलती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 3 पीसेज ऑफ एडवाइस। क्या बोल सकते हैं? 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, क्लियर है। कोई दिक्कत? क्या बोल देंगे हम लोग? 3 पीसेज ऑफ एडवाइस। अब देखिए, एडवाइस इज गुड फॉर मेनी पीपल, दिस एडवाइस इज गुड फॉर मेनी पीपल। लेकिन मैं बोलूं आई वॉन्ट टू एडवाइज यू, या आई एडवाइज यू टू डू समथिंग गुड, टू डू समथिंग गुड। अब यहां पर देखिएगा, आई एडवाइज यू टू डू समथिंग गुड, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग गुड, ठीक है ना। आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो एडवाइस है, अब ये नाउन नहीं रहा, अब ये नाउन नहीं है, ये क्या है? वर्ब है। स्पेलिंग देखिए, यहां पर सी की जगह क्या बन गया? अब एस बन गया। सी की जगह क्या बन गया? एस बन गया, ठीक है ना। तो ये वर्ब फॉर्म होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को, कोई भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? यहां पर इसका किसके रूप में यूज किया गया है? वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और यहां पर ये क्या था? नाउन है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर देखेंगे। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। अब यहां देखेंगे इसमें द आइटम्स, अब वो जो आइटम्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है, आगे बताया गया आई लाइक्ड मोस्ट, उसने अपनी बात बीच में लगा दी इसमें, आई लाइक्ड मोस्ट। जो आइटम्स जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं वो क्या क्या है, ये बीच में केवल एक स्पेशल बात उसने अपने मन की जोड़ दी। वो कहना क्या चाहता है वो इतनी बात है। अगर इसको मैं दबा के बोलूं कैसे? द आइटम्स वर द रोजवुड कार्विंग्स, द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स, नहीं फर्नीचर, वर्ड क्या होता है भाई? फर्नीचर होता है। आपके घर में जितना भी वुडन जो आइटम्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्नीचर बोलते हैं। लाइक चेयर, लाइक टेबल। अब ये सारी चीजें, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ये पूरा टोटल क्या कहलाएगा? फर्नीचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? फर्नीचर कहलाएगा। तो इसको हम कभी भी क्या नहीं, फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको फर्नीचर्स नहीं बोला जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या एरर हो गया? फर्नीचर्स की जगह पे क्या कर देंगे? फर्नीचर कर देंगे। आंसर हो गया सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द फूड बास्केट कंटेन्ड अ डार्क चॉकलेट एंड एक्लेयर एंड अ पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉइल पेपर। अभी मौसम भी कुछ चल रहा है भाई सब चॉकलेट वाला, है ना। आप सभी लेके जा रहे होंगे चॉकलेट। चलिए देखते हैं, देखेंगे जरा। द फूड बास्केट कंटेन्ड अ डार्क चॉकलेट। आप ध्यान दीजिए, यहां पर चॉकलेट तो अनकाउंटेबल है, एक मटेरियल है। क्या है? एक मटेरियल है, ध्यान रखिएगा, मटेरियल है। तो यहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? अब अच्छा, अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते?
आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि तो काउंटेबल के साथ आता है। तो ध्यान देंगे यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट। क्लियर है, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट लाइक दिस बार, ठीक है ना, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट एंड एक्लेयर एंड अ पेस्ट्री। अब इसको बताया गया नीटली रैप्ड, वो लपेटी हुई है किसमें, किस तरीके से, नीटली, साफ सफाई के साथ, इन फॉइल पेपर। फॉइल पेपर जानते होंगे आप सभी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। हमें यह समझना है कि एक्चुअल नाउन वर्ड में उसे किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे फर्नीचर्स बोला, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। क्लियर है, चलिए देखेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वीमेन। अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट डूअर है यहां पर, और मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, प्रोवाइड V1 हो गया, यानी कि वेयर इन्फिनिटिव, यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग। अच्छा, अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण करने के लिए ऑफ वुमेन है, ये कैसा सेंस बना भाई, महिलाओं के पालन पोषण के लिए नहीं, या तो आप इसे बोलिए फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे, गर्ल चाइल्ड, ठीक है। या अगर आपको वीमेन को ही फिक्स रखना है तो हम ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये करेक्शन कर सकते हैं कि अपब्रिंगिंग की जगह पर हम लोग बोल दें अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है द इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ समवन, इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन, इन द कंडीशन ऑफ समवन। क्लियर है, इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। यानी कि आप गरीबी में रह रहे हैं या उनके खिलाफ कोई भी शोषण हो रहा है या कुछ ऐसी गलत चीजें हो रही हैं, उनसे उन्हें ऊपर उठाना, दैट इज कॉल्ड अपलिफ्टमेंट। क्लियर है, या तो अपलिफ्टमेंट कीजिए, या अपब्रिंगिंग को रखना चाहते हैं तो वीमेन की जगह गर्ल चाइल्ड कीजिए। कुछ इस तरीके से हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन अ ऑर्डिनरी मील। ओहो, देखेंगे जरा ध्यान से, इन दीज डेज, इन दिनों जो इन्फ्लेशन का समय है, किसका समय है, इन्फ्लेशन का समय है, अ 10 रुपीज नोट, अ 10 रुपीज नोट नहीं, देखेंगे यहां पर अ 10 रुपी नोट, ऐसा हटा देंगे भाई, अ 10 रुपी नोट, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अ 10 रुपी नोट, तो यहां पर रुपी जो है वो नोट के साथ एक कलेक्टिव फॉर्म में नाउन बनाने का काम कर रहा है ना। तो यहां पर इसको हम लोग कभी भी इस सेंस में प्लूरल नहीं रख सकते। क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप बोलेंगे सर 10 के साथ रुपीज नहीं करेंगे क्या, अरे कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे, 10 रुपीज आर इनफ फॉर मी, ठीक है ना। हम 10 रुपीज कर दिया हमने, है ना। मैं बोल सकता हूं 10 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए फिर से एक और क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि सर आपने यहां 10 रुपीज के साथ आर लगाया और यहां पर इज लगाया, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो 10 रुपीज है वो डूअर का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर जो 10 रुपीज है वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो मेन जो डूअर नहीं है। यहां पर मेनली बात किसकी की जा रही है, अमाउंट की, और अमाउंट के साथ वर्ब एग्री करेगी, लेकिन यहां पर बात की जा रही है 10 रुपीज की, तो वर्ब यहां 10 रुपीज के साथ एग्री करेगी। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, मेनी पर्संस मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां पर देख पा रहे होंगे मेनी पर्संस, मेनी पर्संस, पर्संस नहीं करेंगे, मेनी पीपल, क्या बोलेंगे, मेनी पीपल। क्लियर है। अच्छा पर्सन जो वर्ड है वो हम लोग एक इंडिविजुअल के लिए करते हैं, किसके लिए, एक अननोन इंडिविजुअल, अननोन इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है। लेकिन जब एक्युमुलेटिव फॉर्म में बहुत सारे लोगों की बात अननोन फॉर्म में करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीपल बोलेंगे। मेनी पीपल मस्ट हैव रेड। अब मैं देख पा रहे होगे आप लोग, मैं से रीड नहीं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, रेड पढ़ रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हैव के साथ बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यहां पर देख पा रहे होंगे मस्ट हैव, मस्ट हैव एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाता है जो मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ हैव जुड़ के आता है, फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है। द अरेबियन नाइट्स, अब ये द अरेबियन नाइट्स है बुक का नाम, किसका नाम है भाई, बुक का नाम है, ठीक है ना। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख पा रहे होगे मैं यहां आर कर देता भाई, अरेबियन नाइट्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। लेकिन आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहां पर कि ये जो अरेबियन नाइट्स है बुक का नाम है और उसका टाइटल है, तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट जो अरेबियन नाइट्स है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। क्लियर है। यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, तो यहां पर पार्ट ए में क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जरा। 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। ओके देखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा जरा। 85,000 रुपीज, 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी, इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ, टू अर्न इन अ मंथ। अब यहां पर क्या है इसमें, 85,000 रुपीज, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। लेकिन यहां पर जो इज है वो अ लार्ज सम ऑफ मनी, अ लार्ज सम ऑफ मनी के साथ क्या करेगी, एग्री करेगी, ठीक है ना। टू अर्न इन अ मंथ, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई भी एरर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 21, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। अच्छा इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है कि प्लेस गलत है इस जगह पर, कैसे देखेंगे जरा। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, जो वे लोग हैं, वे, दे आर स्टैंडिंग, वो क्या है, खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर ये वर्ब का काम कर रही है या एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है ना, ये होमवर्क है। देखेंगे, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, वो ऑडिटोरियम के गेट पर खड़े हुए हैं। एज का मतलब बिकॉज, रीजन बताएगा आगे क्यों खड़े हैं भाई गेट पर, क्या समस्या है उनको, तो बता रहे हैं देयर इज नो प्लेस इनसाइड, प्लेस नहीं रूम। रूम का मतलब यहां पर स्पेस के मामले में बात की गई है, किसके मामले में बात की गई है, स्पेस के मामले में बात की गई है कि बिल्कुल भी जगह नहीं है खाली बैठने के लिए, उधर बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है बैठने के लिए, तो हमने यूज किसका किया है, यहां पर रूम का यूज किया है स्पेस के लिए, किसके लिए, स्पेस के लिए। प्लेस का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लेस एक ब्रॉड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ब्रॉड फॉर्म में होता है। लेकिन मैं कहीं बैठने की बात कर रहा हूं, कहीं खड़े होने की बात कर रहा हूं, उस सेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रूम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैव गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। सेम प्रॉब्लम इसमें है। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट, ऑन रिसीविंग, ऑन प्रेपोजिशन है, रिसीविंग द मार्कशीट, मार्कशीट प्राप्त करते समय या करने पर, कहां से, फ्रॉम, ये प्लेस के लिए भी होता है फ्रॉम प्रेपोजिशन और टाइम के लिए भी होता है, ध्यान देंगे। अभी क्या हम लोग प्रेपोजिशन की बात नहीं करेंगे। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज्ड,
मैंने क्या रियलाइज किया, अब इस रियलाइज के बारे में आगे पूरे क्लॉज के साथ एक्सप्लेन किया गया, दैट आई हैड गॉट ओनली, केवल पासिंग मार्क्स, नहीं, ये वर्ड होता है पास मार्क्स। क्या वर्ड होता है भाई, पास मार्क्स। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पास मार्क्स इन इंग्लिश। क्लियर है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो चीज ये है, आप देख पा रहे होंगे ओनली, ओनली होता है एडवर्ब, और कुछ एक ही एडवर्ब एक्सेप्शनल ऐसे होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। किसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं, नाउन को। जैसे एक ओनली हो गया, जैसे हो गया एक एक्सेप्ट, ठीक है, एटलीस्ट, ये ऐसे एडवर्ब हैं, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैं बोलूं ओनली यू कैन कम इनसाइड, ओनली यू, अब ये नाउन प्रोनाउन दोनों की बात कर रहा हूं, ओनली यू कैन कम इनसाइड, केवल आप ही अंदर आ सकते हैं भाई, बस केवल आप। देख पा रहे हैं, यू की जगह मैं क्या लगा दूं, ओनली, ओनली मुकेश, ओनली मुकेश कम, कैन कम इनसाइड, अंदर आ सकता है। ठीक है ना, तो ओनली किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर का, किसका, नाउन के लिए, लेकिन है क्या ये, एडवर्ब है, ध्यान रखेंगे, क्या है ये, एडवर्ब है। चलिए, तो क्या हो गया आपका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पासिंग मार्क्स नहीं होता, क्या होता है, पास मार्क्स होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब यहां देखेंगे, यहां पर द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, उसने पुट फॉरवर्ड किया क्या, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। क्राइटेरियन एक वर्ड होता है, वर्ड है क्राइटेरियन, है ना, वर्ड है क्राइटेरियन, ये सिंगुलर वर्ड है, क्या है, सिंगुलर वर्ड है, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है क्राइटेरिया। क्या वर्ड होता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, है ना, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। क्राइटेरिया आप लोग समझते हैं सभी लोग, है ना। चलिए, यानी कि लिमिटेशंस फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। तो हम लोग ये क्राइटेरियन को एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप लोग, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग, टू बी ब्रेथ टेकिंग। तो रिसेंटली एडवर्ब है जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, यानी कि उस सिचुएशन की बात कर रहा है। आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज, यहां पर ये जो सीनरीज वर्ड है ये गलत है भाई साहब। वर्ड क्या होता है, सीनरी होता है, और सीनरी में ये जो सीनरी बात कर रहा है ये होता है ग्रुप ऑफ सीन्स, ग्रुप ऑफ सीन्स। जो नेचुरल प्लेसेस जो होते हैं, जो नेचुरल प्लेसेस होते हैं उनके जो अलग अलग सीन होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीनरी। सीनरीज नहीं होता, क्या वर्ड होगा, सीनरी, ठीक है ना, टू बी ब्रेथ टेकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 25 देखेंगे। मिस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। अब यहां पर देख पा रहे होंगे, मिस गुप्ता इनवाइटेड ऑल द डॉटर इन लॉज, ये जो कंपाउंड वर्ड देख पा रहे हैं डॉटर इन लॉज, है ना, यानी कि बताना चाह रहा है यहां पर कि ये प्लूरल है, लेकिन इसे प्लूरल बनाने में गलती कर दी। होना क्या चाहिए था, मेन वर्ड है इसमें डॉटर, तो हम लोग प्लूरल इसी को बनाते हैं डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है ना। इन लॉज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन लॉ। लेकिन अगर ये प्लूरल ना बना के अगर मान लीजिए पजेशन की बात करने लग जाए, तब हम लोग इसमें एपोस्ट्रोफी, जैसे इन लॉज हाउस, क्या बोलते हैं, इन लॉज हाउस। पजेशन दिखाने के लिए लॉ में हम लोग एस लगाएंगे। क्लियर है, दोनों चीज क्लियर हो गई। तो एरर कहां था, ए पार्ट में हमारा क्या था,
एरर था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और मैंने पूरा दम लगाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो इन क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर रहे थे वो सभी एक्सप्लेन करने की भरसक प्रयास किया है। आई होप आपने ये पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कनेक्टेड रहेंगे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।